नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप सभी से यह भी अनुरोध है कि इस समय जो बन रहा राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम है उसको और भी सुदृढ़ बनाने के लिए जो ऊपर QR दिख रहा है उसको स्कैन करके हमको कंट्रीब्यूट करें। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की एक बार फिर से, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मामले में नया मोड़ जो आया है उसमें मैंने आपको कहा कि योगी जी ने पहले तो पदार्पण किया था, लेकिन आज योगी जी खुल के सामने आ गए और उसका इम्पैक्ट भी हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ योगी जी का इम्पैक्ट, और वो कैसे हुआ वो बताता हूँ आपको। कि जो स्थान है धूलियाँ, जहाँ से बिल्कुल एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को भगाया गया और वो गंगा नदी पार करके मालदा जिले के वैष्णवपुर स्थान पर एकत्रित हुए हैं, और उसको पश्चिम बंगाल सरकार एक्नॉलेज तो नहीं कर रही है, लेकिन प्रेशर के अंतर्गत है। जी हाँ, आपका जो प्रेशर है, जो दबाव बना है, उस दबाव के कारण उनके लिए उनको रहने का स्थान भी दे रही है और उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी कर रही है। रिलीफ मटेरियल भी वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर VHP इत्यादि और भी एक्टिव हो गए। और ये भी बता दूँ कि हमारे जो रेगुलर गेस्ट हैं देवदत्त मांझी जी, तो देवदत्त मांझी जी की सिंह वाहिनी जो है वो धूलिया में पहुंच गई है, और वो 2 दिन पहले ही पहुंच गई थी, यानी कि जिस दिन हिंसा हुई है उसके अगले दिन ही वो पहुंच गए थे। ये लोग वो हैं जो ग्राउंड पर हैं वहाँ पर, और मैं आपसे अपील करता हूँ कि इनको आप भरसक सहायता दें। इनको भरसक सहायता इसलिए दें क्योंकि ये लोग ग्राउंड पे पहुँच के 2 तरह के काम कर रहे हैं। ना केवल ये वहाँ पर जो हिंसा हुई है उसका रिलीफ इत्यादि का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, ये हिंदुओं को सशक्त बनाने में भी पूरी तरह से उद्यत हैं। ये हिंदुओं को वहाँ संगठित करके और उनको वो सारी विद्याएं दे रहे हैं जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सके। बहुत अधिक मैं यहाँ कह नहीं सकता कि पश्चिम बंगाल सरकार पर कोई भरोसा नहीं है वो क्या करने लगे, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ। आज देखिए कि पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद में इस तरह की रैलीज़ को सैंक्शन दिया था, और पता चला कि उन्होंने एक नूरे मुजस्सम, एक जो वहाँ के MP हैं राजू बिष्टा दार्जिलिंग के, सिलीगुड़ी में, यानी सिलीगुड़ी आप जानते हैं सिलीगुड़ी कितना संवेदनशील क्षेत्र है। सिलीगुड़ी को ही हम चिकन नेक कहते हैं, और उस चिकन नेक क्षेत्र में अलाउ कर दिया, उस चिकन नेक क्षेत्र में ये अलाउ कर दिया कि जाएं और वहाँ पर रैली करें। नूरे मुजस्सम के लिए राजू बिष्टा जी कहते हैं कि साहब कि ये जो है वो बड़ा ही सांप्रदायिक संगठन है। और मैंने अभी नूरे मुजस्सम के बारे में पढ़ा, तो नूरे मुजस्सम जो है वो एक फनाटिक तहरीक लब्बैक टाइप का संगठन है, और तहरीक लब्बैक ही जो है वो उनका एक प्रकार से आदर्श है। तो ऐसे संगठन को चिकन नेक एरिया में, सिलीगुड़ी में, और आप जानते हैं कि सिलीगुड़ी जो है व्यापार का एक बहुत बड़ा एक स्थल है, बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र है। और सही बताया तो आपको कि कलकत्ता के बाद यदि कोई क्षेत्र ट्रेड, कॉमर्स इत्यादि में जाना जाता है तो वह सिलीगुड़ी ही है, और सिलीगुड़ी में उत्तर भारतीयों का बड़ा व्यापार है। और उसको टारगेट करने के लिए, चिकन नेक को टारगेट करने के लिए नूरे मुजस्सम वहाँ पर रैली करना चाहता था, लेकिन आज ऐन वक्त पर नूरे मुजस्सम की रैली कैंसिल कर दी गई प्रशासन द्वारा। कहा तो जा रहा है कि साहब कि वहाँ के मेयर ने कैंसिल की, लेकिन सही बात तो यह है कि भाई मेयर कौन होता है, जब तक पूरे पश्चिम बंगाल में इस तरह के मामलों में जब तक कि ममता दीदी से उनको क्लियरेंस ना मिले तब तक कुछ भी नहीं होता। और दूसरी तरफ योगी जी ने बता दिया है तरीक़ा। योगी जी ने बता दिया है कि भैया वहाँ पर मुर्शिदाबाद में हिंदू मारे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और ममता दीदी जो है वो बैठी हुई हैं चुपचाप, और ये कह रही है कि साहब कि ये लोग तो शांति दूत हैं। इसलिए योगी जी ने कहा कि साहब लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो योगी जी के कहने में इसलिए भी दम आ जाता है कि आप ये समझिए कि सबसे अधिक यदि कोई सांप्रदायिक और सबसे अधिक कोई कट्टर मुसलमान यदि कोई है तो वो उत्तर प्रदेश में है। आप जिनको देख रहे हैं जो उत्पात कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि साहब कि शरीयत हमारे लिए संविधान से पहले है, वो सारे के सारे मौलाना जो हैं वो उत्तर प्रदेश से ही जाकर वहाँ बसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से एकदम से उछल के कहीं से आ गए। आपको ये भी बताएं कि कश्मीर में जितना भी रेडिकलाइजेशन हुआ था, जितना भी वहाँ पर दंगे फसाद और बाद में
हिंदुओं का विस्थापन हुआ था, वो सारे मौलाना जो थे वो देवबंद के ट्रेंड उत्तर प्रदेश से गए थे। आपको ये भी बता दें कि ये जो मदरसा हक्कानी है, जो देवबंद की सेमिनरी मानी जाती है, और देवबंदी जितने भी तालिबान वाले हैं और जगह जगह जो भी देवबंदी हैं, वो भी श्रीमान जी उत्तर प्रदेश से ही गए थे। हक्कानी साहब, नाम तो उनका हक्कानी था, सो आप कह सकते हैं कि साहब की वो ओरिजिनल पेशावर से थे, लेकिन आके तो देवबंद में बस गए थे, देवबंद में ही मदरसा चला रहे थे। तो अब ये देवबंद वालों का मामला था, और ये जो नूरे मुजस्सम है ये बरेलवी, तो देवबंद के साथ साथ बरेलवी भी आ गए। और बात ज़बरदस्त ये है कि साहब की कहानी ये कही जा रही है कि साहब हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे मदरसे, ये सब जो हैं ये ले लिए जाएंगे क्योंकि ये सारी वक्फ प्रॉपर्टी है। तो आज आंकड़े पब्लिश किए गए कि जितनी भी इनके मदरसे, मस्जिद, कब्रिस्तान इत्यादि हैं, उसमें से केवल 2% वक्फ प्रॉपर्टी है, और वो 2% वक्फ प्रॉपर्टी है तो उस पर भी ख़तरा क्या है भाई? मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसों का कोई दूसरा क्या करेगा? आपने अगर उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं करवाया है, किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्जा किया गया है, तभी तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। ऐसा क्यों डरे हुए हैं? इसी चक्कर में। और आप देखिए कि तमिलनाडु में वेल्लोर ज़िले में, वहाँ पर एक और गांव है, 150 लोगों का गांव है, उसको भी एक नोटिस आ गया कि साहब कि ये ज़मीन वक्फ ज़मीन है। ये नोटिस कब आ रहा है? जबकि वक्फ एक्ट समाप्त हो चुका है। नया वक्फ एक्ट बनने के बाद भी आप इन सरकारों को देखिए कि ये सरकारें रुक नहीं रही हैं, और ये केवल इसलिए हो रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि केंद्र सरकार ने, विशेषकर मोदी सरकार ने ये ठान लिया कि साहब कि हम तो किसी के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे ही नहीं। तो सबने जान लिया कि भाई ये जो हैं इनके दांत नहीं है। उन्होंने कई बार मुंह में हाथ डाल के भी चेक कर लिया कि दांत नहीं है। तो जब दांत नहीं है तो फिर क्या होगा? वो जो पुरानी बात आती है ना, पुरानी कहावत आती है कि भाई काटो नहीं तो फुफकारो तो सही। आज तक केंद्र सरकार ने धारा 256 का एक भी डायरेक्शन जारी नहीं किया है। धारा 256 और धारा 257 में केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है डायरेक्शन जारी करने का। यहाँ तक कि जब बीएसएफ के फेंसिंग कर रही है, वहाँ पर बीएसएफ के तत्वावधान में केंद्र सरकार जब फेंसिंग कर रही है बॉर्डर पर, उसके लिए ज़मीन नहीं दी जा रही है, उसके लिए भी आज तक डायरेक्शन जारी नहीं किया। साफ साफ लिखा हुआ है, और मुंबई जजमेंट में भी लिखा हुआ है कि अगर 256, 257 में डायरेक्शन दिए गए हैं और उनकी पालना नहीं होती तो 365 जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन भाई अब कौन सुनता है? कौन सुनता है? सुने तो फिर बात ही ठीक ठाक हो जाए ना। तो अब मामला जो है पेचीदा होता जा रहा है। केंद्र सरकार के ऊपर दबाव लगातार बनता जा रहा है। केंद्र सरकार के विशेषकर जो आईटी सेल वाले लोग हैं वो मैदान में कूद पड़े हैं कि अरे तुम क्या जानते हो, तुम क्या मोदी शाह से ज़्यादा जानते हो, तुमको पता नहीं मुंबई जजमेंट। तो इसलिए भाई मुंबई जजमेंट आज मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर उसका लिंक पूरा डाल दिया है, और उस मुंबई जजमेंट को आप लोग उसका पैरा 264 पढ़ लें, और उसके पैरा जो है वो 382 से लेकर 434 तक पढ़ लें। और उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि मुंबई जजमेंट तो कहीं से बीच में नहीं आता। बाकी और कोई चीज़ बीच में आ रही हो तो वो पता कर लें कि कौन सी चीज़ बीच में आ रही है जिसके कारण राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। वहाँ मंत्री जो है सिद्दीकुल्ला चौधरी, जो माइनॉरिटीज़ का मिनिस्टर है, वो खुलेआम कॉल दे रहा है। वो खुलेआम कॉल दे रहा है, कह रहा है कलकत्ता को जाम कर दो। और इसी तरह से एक मंत्री बैठा हुआ है, आप अच्छा यहाँ पे भी एक और मुसलमान मंत्री कह रहा है कि शरीयत हमारे लिए संविधान से ऊपर है। दूसरी तरफ एक और बैठा हुआ है आपके झारखंड में, वो भी कह रहा है कि शरीयत संविधान से ऊपर है। और इन सब के बाद भी लोगों को बीच में बहाना चाहिए कि साहब मुंबई जजमेंट आ जाता है बीच में। जब पढ़ा किसी ने है नहीं मुंबई जजमेंट। इसलिए आप लोग चूँकि विद्वान हैं, हमारे दर्शक जो हैं, हम जानते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं आम दर्शकों से अधिक बुद्धिमान है। तो आप लोग जो है वो जजमेंट की मैंने आपको कोट किया, मैं इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको पढ़ें और स्वयं निष्कर्ष निकाल लें। और ये जो आईटी सेल वाले बीच बीच में उछल रहे हैं ना कि साहब ये तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो, उनको सबको मुंबई जजमेंट पढ़ा के ज्ञान दें। आप लोग जब ज्ञान देंगे, प्रेशर बनाएंगे, तब ध्यान आएगा कि साहब कि मुंबई जजमेंट से ही तो आगे काम चलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।